नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे नीतीश कुमार की जातीय जनगणना पर जो लाठियां भांजी जा रही हैं उसकी। इसके अलावा ऐसा क्या हो गया है कि अचानक नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुझे ये जो डॉट डॉट गठबंधन है इसका संयोजक नहीं बनना है। पटना हो, बेंगलुरु हो, उनका जो हल्का पांव उठ रहा था, जो वो उत्साह में दिखाई दे रहे थे, वो अचानक अवसाद में क्यों बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और ये जातीय गणना को लेकर के लालू यादव के कुनबे का कुछ और कहना है, नीतीश का कुछ और कहना है। क्यों कराना चाहते हैं, क्यों कराया है? उधर अखिलेश यादव अलग ये कह रहे हैं कि हम लोगों के इकट्ठा होने से भारतीय जनता पार्टी बड़ी डर गई है। और केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया है जातीय जनगणना को लेकर के, उसमें तो कहा गया है कि केंद्र ही केवल जातीय जनगणना कर सकता है, राज्य नहीं कर सकते। तो ये जो सारे मसले हैं, और भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जिस तरीके से टारगेट करने की कोशिश हो रही है, इसके पीछे की मंशा क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं पटना से अभिषेक तिवारी। तो अभिषेक जी को जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ओश ओशियन नेटवर्क के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। क्या हुआ है नीतीश कुमार को? अंगूर अचानक खट्टे क्यों दिखाई देने लगे हैं? पहले तो बड़े इंतजार कर रहे थे पटना में भी कि मुझे संयोजक बनाया जाएगा। बेंगलुरु पहुंचे तो वहां सीन ही दूसरा क्रिएट हो गया। दरवाजे पर जब सिद्धारमैया खड़े थे स्वागत करने के लिए, तो बस हाथ मिलाया, आगे बढ़ गए, उनसे बात भी नहीं की। उसका राज बाद में पता लगा कि सड़कों पर इनके खिलाफ पोस्टर लगे हुए हैं और राज्य सरकार ने हटाए नहीं। तो नीतीश कुमार को क्या लग गया है कि बड़े करीने से उनको काट दिया गया है, अब उनका संयोजक बनने का कोई चांस नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि मुझे बनना ही नहीं है? देखिए ओमकार सर, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने जीवन में कई नेताओं को चुनाव लड़ते हुए, जीतते हुए देखा होगा, उनके बाहुबल को देखा होगा, आपने उनके ऑरा को देखा होगा, जिसके पीछे पीछे भीड़ और हुजूम चलती है। लेकिन आपने इतने दिनों की राजनीति में कभी नीतीश कुमार के पीछे एक भीड़, एक मैसिव कैंपेनर या फिर एक ऐसा मास लीडर जो होते हैं, उस प्रकार की चीजें नहीं देखी। जबकि आप नीतीश कुमार को फॉलो कर रहे होंगे मेरे ख्याल से पिछले 30-40 सालों से। तो जो आदमी 20 साल से चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद बिहार का मास लीडर नहीं बन पाया। मास लीडर मतलब जिसके पीछे एक हुजूम हो, जो कह दे कि अगर ये लेफ्ट है तो लेफ्ट है, जो कह दे राइट है तो राइट है, वो कभी नीतीश कुमार नहीं बन पाया। अकेले गांधी मैदान में ये रैली तक नहीं कर पाया। पटना के गांधी मैदान में जो ऐतिहासिक रैलियों की बात होती है, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की रैली होती है, नरेंद्र मोदी की रैली, और ये दोनों बिहार से नहीं। अब मैं आता हूं कि आपने कहा कि क्या इनको बड़े करीने से काट दिया गया। देखिए, बिहार कांग्रेस को भी एक सत्ता की संजीवनी चाहिए थी, आरजेडी को भी चाहिए थी, और इन्हें लग गया था कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें, इनको सब्ज बाग दिखाएं तो दिखाएगा। लेकिन किंतु वास्तविकता यही है कि ये बात आरजेडी भी जानती थी कि नरेंद्र मोदी को 2024 में रोकना आसान नहीं है। और ये बात जानते हुए भी देखिए क्या होता है ना कि चाटुकार सबसे खतरनाक लोग होते हैं सर। आसपास के लोगों ने नीतीश कुमार के आवरण को बदल दिया। अरे सर, आपके जैसा कोई पीएम मटेरियल नहीं। अरे सर, आपने जो काम किया एज अ चीफ मिनिस्टर वो तो भारत भर में किसी ने नहीं किया। आप तो पीएम मटेरियल। तो फिर आदमी धीरे धीरे क्या होता है ना, कन्विंस होने लगता है इन चाटुकारों में से, सही ठीक बोल रहा है, मैं तो पीएम मटेरियल हूं। लेकिन पीएम मटेरियल में जब आप तुलना में नरेंद्र मोदी से करने जाते हैं तो फिर व्यापक तुलना होने लगती है, और कुछ सर्वेज भी आए। दूसरी बात, ये अपनी फजीहत नहीं कराना चाहते।
नीतीश कुमार को लग गया है। ये चौथा, ये तो अब जो हमने आपके शो पे मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने पहले कहा था कि हरिवंश जी के साथ जो है वो ओपन चैनल डोर था, वो खुला था। और अब हरिवंश जी ही जदयू से अलग हो रहे हैं, जो राज्यसभा के उपसभापति भी हैं, जदयू के कोटे से राज्यसभा गए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार अपनी पारी समाप्त कर चुके हैं, खेल चुके हैं, उनको जितना खेलना था। अब बीजेपी के भी दरवाजे बंद हो गए, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज अगर अमित शाह सिर्फ मैसेज भिजवा दें कि वो वापस लेने को तैयार है, तो इनको मुख्यमंत्री पद से अधिक कुछ चाहिए नहीं। ये वापस पलट जाएंगे, इसी राजद और कांग्रेस को गिराने लगेंगे। ये इसी प्रकार के आदमी है। 2015 में इन्होंने नारा दिया संघ मुक्त भारत, 2017 में संघ युक्त भारत हो गया। और नीतीश कुमार, अच्छा दूसरी बात क्या है कि अभी आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले बंगाल से ट्विटर ट्रेंड चल रहा था, ममता बनर्जी फॉर पीएम कैंडिडेट। अब ममता बनर्जी भी है, अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में जाकर के बिगुल फूंक चुके हैं, और कांग्रेस तो मानती है कि राहुल गांधी जन्म से ही पीएम के दावेदार हैं। इसमें नीतीश कुमार, और उस पे भी सर लास्ट टाइम हमने इस पे डिस्कस नहीं किया था, प्रशांत किशोर का वो स्टेटमेंट कि 4 से अधिक लोकसभा सीटें जदयू नहीं जीत पाएगी। तो आप बताइए सर, कोई 4 लोकसभा सीट जीत करके प्रधानमंत्री तो बन ही नहीं सकता। ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है ना। तो अब वो कन्वेनर बनेंगे, संयोजक बनेंगे, नहीं बनेंगे, बीजेपी की सरकार गिराएंगे, इसी पे बहसबाजी है। वैसे बिहार के अर्थशास्त्री तेजस्वी यादव ने कह ही दिया कि बिहार जीडीपी में भारत में सबसे ज्यादा है। अब ये एक नया अर्थशास्त्र है जो शायद पढ़ाया गया होगा क्रिकेट एकेडमी में इनको, क्योंकि ये वाला अर्थशास्त्र जीडीपी का ज्ञान तो कहीं और पढ़ाया नहीं जाता। और वो 9th पास ही है, तो हो सकता है क्रिकेट एकेडमी में ही जीडीपी का मतलब कुछ समझ लिया होगा। जी। ये बताइए कि ये जितने भी सर्वे आ रहे हैं, चाहे टाइम्स के आ रहे हों या इंडिया टुडे ग्रुप के आ रहे हों या दूसरे आ रहे हों, इंडिया टीवी वाला भी आया था, कहीं भी नीतीश कुमार को एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट दिखाया ही नहीं जाता है, शो ही नहीं किया जाता है। ये तो बड़ी ज्यादती है। क्योंकि वो है ही नहीं सर। देखिए, मैं आप ग्राउंड पे जब जाएंगे तो सिर्फ बिहार नहीं घूमेंगे ना, 2024 के संदर्भ की मैं बात कर रहा हूँ। कर्नाटक घूमेंगे, हम तेलंगाना घूमेंगे, हम उत्तर प्रदेश घूमेंगे, हम गुजरात घूमेंगे, छत्तीसगढ़ घूमेंगे, झारखंड घूमेंगे। तो ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ में नीतीश कुमार के नाम पे वोट है? नहीं है। तो पीएम कैंडिडेट एक तो बिहारी सेल्फ नहीं मानने को तैयार है। बिहारी 25 सीटें एनडीए को दे रहा है, मतलब वो नहीं मान रहा है कि बिहार से पीएम बनेगा। दूसरा, जब बिहार ही नहीं मान रहा तो बंगाल कैसे मानेगा? उत्तर प्रदेश में तो प्रश्न ही नहीं उठता। छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात ही नहीं है, दिल्ली की तो कोई बात ही नहीं है, पहुंच नहीं है। दिल्ली में इनको विधानसभा चुनाव के समय एक सीट दिया था बीजेपी ने सर, अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट। ये गए, अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट प्रचार किया और उसका एक फिक्स्ड बात कहा जो मैं आपके दर्शकों के आगे अभी बोलना चाहता हूं। अरे, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है, इसको समझ में आता है। कहता है लोग सस्ता इलाज कराने के लिए आ रहा है, इतना बढ़िया हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपके पास नहीं आता है बिहारी, बिहारी आता है जो एम्स है दिल्ली का, और दिल्ली का एम्स जो है वो अरविंद केजरीवाल के अंदर नहीं आता है। कितना झूठा आदमी है भाई। एग्जैक्टली यही बातें नीतीश कुमार ने कही थी। अब वो नीतीश कुमार कह रहे कि नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल तो भाई क्या बात कर रहे हो, इतने अच्छे आदमी हैं। तो महत्वाकांक्षा पालना ठीक बात है, लेकिन ऐसी महत्वाकांक्षा पाल लो कि आज भारतीय फुटबॉल टीम अगर कहे कि मैं ब्राजील को 7-0 से फुटबॉल में हरा दूंगा, तो ये तो कोई कंपैरिजन नहीं है। आप महत्वाकांक्षा पाल सकते हैं, लेकिन कोई कंपैरिजन होना चाहिए ना। तो आपका कंपैरिजन नहीं है, और इसी वजह से जो आपने टाइटल लिखा है अंगूर खट्टे, क्योंकि वो खट्टे हैं उनके लिए। वो पहुंच से इतनी दूर है सर कि अंगूर खट्टे ही हो सकते, मीठे उनके लिए नहीं हो सकते। जी। पर सवाल ये भी है ना कि अगर नीतीश बाबू को लगने लगा है कि वो संयोजक नहीं बन सकते या नहीं बनाए जा सकते, कोई उनके नाम पर सहमत नहीं हो सकता है, तो संयोजक कौन हो सकता है? इधर तो नाम आ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी संयोजक बनाया जा सकता है। अब देखिए, कांग्रेस के वो अध्यक्ष बनाए ही जा चुके हैं, और उन्होंने खुद कहा कि मैं किसी डेमोक्रेटिक माध्यम से नहीं बना हूं।
मैं तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कृपा से बना हूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। तो वो संयोजक भी बन जाएंगे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कृपा से। जब किसी को कृपा पात्र ही आदमी, कैपेबल आदमी नहीं और कृपा पात्र आदमी ही जो है वो संयोजक बनना है, तो भाई XYZ कोई बन जाए, लेकिन क्या इससे आप लोकसभा की राजनीतिक जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसको बदल पाएंगे? अब मुझे नहीं लगता सर। बिहार में संभावनाएं कम से कम इस बात की है कि एक नाथ खड़गे बन जाए, या इवन मैं कहता हूं कि चलो आपने उद्धव ठाकरे को बना दिया, क्योंकि अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि अजीत पवार वो काम कर रहे हैं जो शरद पवार नहीं कर पाए, और शरद पवार मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उनका तो इंटरेस्ट भी नहीं है इंडिया में। यानी आपकी स्थिति ये है कि आपके पास बिहार में बिहार को ही बचाने वाला कोई मैसिव लीडर नहीं है लोकसभा में, फिर कहां बात करना है दिल्ली की? दिल्ली तो बहुत दूर हो गई आपके लिए। और अगर हम ये जनगणना वाले प्रश्न पर आए अभिषेक जी, क्यों इसको इतना तूल दे रहे हैं ये लोग? क्या वाकई इनको लगता है कि बस अब तो यही मुद्दा है जो इनकी जान बचा सकता है? नहीं तो हाल बुरा होने वाला है बिहार में भी। और उधर अखिलेश यादव भी जातीय जनगणना को लेकर के बयान दागने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ी घबराहट है जातीय जनगणना को लेकर के। पिछली बार मुझे याद आ रहा है बीजेपी के एक नेता का बयान भी आया था कि भाई नीतीश कुमार और ये लोग हमेशा झूठ बोलते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के खिलाफ है। ये जब भी केंद्र सरकार में किसी से भी जाके मिले हैं इसकी मांग को लेकर के, बीजेपी के लोग इनके साथ थे। फिर कैसे ये इस तरह का एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी इसके खिलाफ है? देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है, विपक्ष को ये तो पता है कि मुस्लिम, हम एक इसलिए हो रहे हैं कि मुस्लिम वोट बिल्कुल भी विभाजित ना हो, और हिंदू वोट को आप किस नाम पे विभाजित करेंगे? एक कास्ट ही तो वो चीज है जिसके नाम पे आप पिछले 30 सालों से बांट के राज कर रहे हैं। एक कास्ट के ही नाम पे तो बिहार की राजनीति शुरू होती है। बिहार की राजनीति का धुरी कास्ट है। और देखिए, ये बात ठीक है, लेकिन इसका लाभ इनको इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि लोकसभा में वो कास्ट वाला बैरियर बार बार टूट जा रहा है। देखिए क्या होता है कि जब आप अच्छी चीज को टेस्ट नहीं किए होते ना, तो आपको पता नहीं होता वो कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के शासन प्रणाली को टेस्ट कर लिया है। लोगों को पता चल गया कि ये लोग बकते रहते हैं, लेकिन मैं किसान हूं, मेरे अकाउंट में भाई 27वीं बार जो है 3,000 रुपए आ गए। आज तक तो किसी ने सोचा नहीं था। आज तक किसी ने सोचा, 17वीं बार, सॉरी है 27वीं बार नहीं, 17वीं बार, 17 बार 3-3 हजार रुपए डायरेक्ट, बिना किसी बिचौलिए को 1 रुपए दिए। टॉयलेट का पैसा डायरेक्ट अकाउंट में, घर बनाने का पैसा डायरेक्ट अकाउंट में। इसके पहले तो इंदिरा आवास बनता था, आपको भी पता है, और आप न जाने कितने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं। इंदिरा आवास की 50% रकम जो है वो हवा में उड़ जाती थी। घूस दे करके लोगों को इंदिरा आवास का पैसा मिलता। तो जो बदलाव है उसको आप भले डिनायल मोड में रहिए, भले आप एक अलग मोड में रहिए। और देखिए, इसीलिए दो लोकसभा को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, पहला लोकसभा दूसरा, तो एक मूल अंतर है। दूसरे लोकसभा में शहरों में बीजेपी का वोट शेयर स्थिर रहा था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का वोट शेयर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। और ग्रामीण इलाका एक बार जब किसी को टेस्ट करता है ना, तो एक बार में समाप्त नहीं करता। वो बहुत समझदार लोग होते हैं, पॉलिटिकली बहुत मैच्योर लोग होते हैं, उन्हें पता है कि सही गलत क्या है। तो उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी को क्यों उन्होंने वोट दिया था और अगली बार भी उन्हें क्यों वोट देना है। ये जितनी बहसबाजी है ये टीवी स्टूडियो तक तो ठीक लगती है कि हमने ये किया वो किया, लेकिन एक बात तो ठीक है, सदन में भी मोदी जी ने कहा था ये बात कि ठीक है, मैंने कहा कि मैं तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाऊंगा भारत को। आपके पास विजन है तो आप बताइए कि आप दूसरे नंबर पे बना सकते हैं या नहीं, तीसरे नंबर पे, या आपके पास कोई और भी विजन हो तो पूछिए, उस पर बात कीजिए। तो नहीं, मोदी कम्युनल है, मोदी डेमोक्रेसी का हत्यारा है, भैया ये जातिवादी है, इस पे वोट मिलना बंद हो चुका है। और ये जो आपने पूछा ना जातीय जनगणना, ये भी दिमाग लालू प्रसाद यादव का है, क्योंकि उसकी पूरी राजनीति जाति के अंदर है। और इसी वजह से अपनी आंख को दिखाने के लिए भी नीतीश कुमार आज एम्स जा रहे हैं,
और लालू यादव सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे। 40 साल के समाजवाद का देन है कि एक आम बिहारी बिहार में अपना इलाज नहीं करा सकता, और ये तो बड़े नेता हैं, तो चलो भाई हमारा इलाज तो सिंगापुर में होगा, बाकी बिहार चूल्हे फाड़ में जाए। जी। और जातीय जनगणना करा क्यों रहे हैं, इसको लेकर के राजद कुछ अलग बयानबाजी कर रही है, कारण बता रही है, जनता दल ये कुछ और ही बता रहा है। ये दोनों में भी एका दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी क्या वजह है? अभी राजद ने के तेजस्वी यादव ने, जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट अब अर्थशास्त्री में उनको मानने लगा हूं, उन्होंने कहा कि एक बार जातीय जनगणना हो जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम बिहार में जाति के आधार पे प्राइवेट नौकरी में आरक्षण देंगे। देखिए, आग लगाना यहीं से तो शुरू होता है ना। ठीक है, तुम प्राइवेट में आरक्षण दे देना। अरे मेरे भाई, प्राइवेट में आरक्षण दोगे, उसके लिए प्राइवेट कंपनी तो लेके आओ बिहार में। बिहार में कोई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं, राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके एकमात्र देश की प्राइवेट कंपनी तो वही है। बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो लॉ एंड ऑर्डर पे काबू करो, वो तो तुमसे हो नहीं रहा है। सिपाही अलग मारे जा रहे हैं, पत्रकार की हत्या अलग हो रही है, और बिहार में जो एक इस वक्त स्थिति है, अराजकता है, वो बहुत अलग लेवल पे जा चुकी है सर। गवाहों की हत्या हो रही है। अगर आप पत्रकार की उस हत्या को देखें तो वो भी एक पुराने केस का गवाह था। ये 90s का रोल मॉडल अपनाया जा रहा है, और ये किसके सह पे हो रहा है? जो बीमारी के नाम पे शायद बाहर है, और वो राजनीति सिखा रहे हैं पीछे, पीठ के पीछे। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के तोते उड़ जाएंगे एक बार, जो ये जेल पे बेल के नाम पे बाहर घूम रहे हैं ना, स्वास्थ्य इशू को लेकर के, लालू प्रसाद यादव, इनके अंदर जाने का तमाशा समाप्त हो जाएगा। जी। आवाज नहीं आ रही सर। जी, जी। केंद्र ने जो हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में कि जातीय जनगणना का तो अधिकार केंद्र को है, राज्यों को तो है नहीं। इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसके मायने बहुत साधारण और सिंपल है। ये इतने चुट्टा लोग हैं सर, चुट्टा बिहार में बोला जाता है, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, इतने बदमाश लोग हैं। जब केंद्र सरकार ने कहा कि वो एनपीआर करने वाली है, आप बताइए कि पहले एनआरसी के नाम पे, सीए के नाम पे ड्रामा हो रहा था, उसके बाद जब एनपीआर की बात शुरू की, तो सिर्फ धर्म के आधार पे थोड़े ना जनगणना होगी। एनपीआर में तो पूरे भारतवासी की जनगणना की बात थी, तो क्या उसमें कास्ट वाला नहीं आता? आता। तब तो ये कहे बाप रे बाप, ये तो एनपीआर कराने जा रहा है, ये तो अपराध है, ये तो डेमोक्रेसी की हत्या है, और खुद जातीय जनगणना के नाम पे कर रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा ये धूर्तों की मंडली है सर, और इनका एकमात्र अभी एजेंडा ये है कि किसी भी तरह दो सब्जेक्ट पे टिके रहो। डेमोक्रेसी का मोदी हत्यारा है, मोदी हिटलर है, और हम स्वयं जो है वो मुसोलिनी बन जाएंगे, हम माओ बन जाएंगे, हम माओ के साथ खड़े हो जाएंगे, हम सिमी को समर्थन दे देंगे, हम सिमी छोड़िए मुस्लिम लीग के साथ खड़े हो जाएंगे। यही सारी हमारी राजनीति है, और इसी के बीच हम राजनीति करेंगे। हमें ना कोई विकास से मतलब है। बिहार डूबता है तो डूबने दो, बिहार के लोग भूखे मरते हैं तो मरने दो, बिहार के लोग इलाज विहीन होकर के मर जाए। कल क्लासिक केस दे रहा हूं सर, ये क्लासिक केस का उदाहरण। मुजफ्फरपुर में 13 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, और जिस आंख में मोतियाबिंद था उसका छोड़ करके दूसरे आंख का हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? कितना कमाल का वो डॉक्टर होगा कि एक नहीं, सारे केसेस उसने गलत किए। ये इसका दो ही कारण हो सकता है, या तो डॉक्टर ही हाई डोज में था, या कुछ और था। जी। और ये जो बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था जिसमें कहा था कि ये जनगणना है ही नहीं, ये तो सर्वे है। ये क्यों दाखिल किया गया था? क्यों सफाई दी गई थी कि जनगणना नहीं है, ये सर्वे है? वही जो अभी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दिया है, उससे बचने के लिए। क्योंकि ये देखिए, सर्वे है, यह है, इस पे करोड़ों रुपए इसलिए फूके जा रहे हैं क्योंकि जाति के नाम पे इलेक्शन से पहले लोगों को लड़ाने का, अरे इस जाति की डोमिनेंस यहाँ पे है। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है। किसी के भी जाति का या उसकी आइडेंटिटी का उजागर होना इटसेल्फ इज अ क्राइम, और राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है। पिछली बार भी 2011 में भी जब जनसंख्या की जनगणना हुई थी तो ये सारी चीजें नहीं हुई थी, उसका किसी का उजागर नहीं किया गया। और बात की जातीय जनगणना का ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा है, कर्नाटक के सिद्धरमैया से पूछ लीजिए, उन्होंने करवाया तो था।
एक बार ये भी करवा लेंगे, जब पता चल जाएगा एक्चुअल पॉपुलेशन सबका, तो फिर शांति हो जाएगी और फिर पता चलेगा कि इस जातीय जनगणना का आउटकम वही है जो पिछले 40 सालों से इनकी सरकारों का आउटकम है, ज़ीरो, बिग ज़ीरो। जी। और ये जो लालू जी मेडिकल ग्राउंड पर जमानत लेकर के बाहर आए थे, अभी पिछले दिनों बैडमिंटन खेलते हुए उनका एक फ़ोटो आ गया, वो तो काफ़ी राजनीतिक रूप से सक्रिय भी इधर दिखाई दे रहे हैं। तो ये खुद ही मरने के काम करते हैं। इनकी अब ज़मानत की जो छूट थी वो भी अब रद्द होगी। मुझे तो लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले तो ये अंदर होंगे। निस्संदेह देखिए इस बार तो ठीक है, 1 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है, लेकिन जब केस की सुनवाई होगी तो सिर्फ यही नहीं बैडमिंटन, ये तो रामकृपाल यादव के साथ रामकृपाल यादव बोल रहा हूँ, सॉरी, शिवानंद तिवारी के साथ ये तो टहल रहे थे आइसक्रीम खाते हुए। बिहार के भी एक सीनियर डॉक्टर का बयान है, जिस प्रकार की एक्टिविटीज लालू की दिख रही है वो तो डेंजरस है, और ये कह रहे हैं कि बीमार है। अभी तो खुद बड़े गर्व के साथ कर्नाटक में जब गए थे तो बोले थे कि भाई सबसे ज्यादा यंग तो लालू जी आप ही लग रहे, तो बड़े हंसी लेकर के वह चटकारे ले रहे थे कि भाई डीके शिव कुमार सही बोल रहे हैं। तो अब इससे गंभीर प्रश्न उठता है कि क्या न्यायालय में 150 रुपए खर्च करके सरकारी डिग्री बनवा लेने से कि भैया हम बीमार हैं, हम अस्वस्थ हैं, हमारे पास हाई बीपी, हाई शुगर, फलाना ढिमकाना बीमारियों का हमारा शरीर घर है, इस नाम पे कोई भी अपराधी जेल से बाहर रहेगा और इस देश के कानून को ठेंगा दिखाएगा? ये तो बहुत डेंजरस चीज है। ये प्रश्न तो हमें अपने आप में डिस्कस करने से पहले ये प्रश्न संविधान में बैठे हुए, जो इस देश के संविधान के पालन कराने वाले जो माय लॉर्डशिप हैं, जो जज हैं, उनसे पूछना चाहिए कि सर ये क्या चल रहा है इस देश में? जी। और अभिषेक, प्रोग्राम के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, तो एक सवाल तो बनता है, जितने सर्वे आ रहे हैं, जी। और आप तो चूंकि वहां बैठे ही हैं, बिहार में घूमते ही हैं, जमीनी हकीकत भी आप जानते हैं, जितने सर्वे आ रहे हैं सब में यही कहा जा रहा है कि एनडीए को अधिकांश सीटें मिलने जा रही हैं, यानी इन लोगों से जो ये महागठबंधन इस समय है, इससे ज़्यादा सीटें मिलने जा रही हैं, तो इससे भी इनको काफ़ी परेशानी होगी। निसंदेह निसंदेह होगी सर। उसका एक और बड़ा कारण है कि जब प्रशांत किशोर ने कहा ना कि 4 से अधिक जदयू सीटें नहीं जीतेगी, आज आप देखिए जदयू के इस वक्त 8-9 सिटिंग सांसद रोज अमित शाह से मीटिंग करने की कयावाद में है। वो रोज उनसे समय मांग रहे हैं कि आज मिले, कल मिले, परसों मिले, बस समय दे दीजिए अमित शाह जी किसी प्रकार से। वो जेपी नड्डा से समय मांग रहे हैं। एक बड़ी टूट की ओर जदयू पहले से ही अग्रसर है। बस वो समय का इंतजार हो रहा है कि वो राइट टाइम कौन सा होगा। मुझे लग रहा है कि एक मैसिव टूट आप जदयू में दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक तक, सेकेंड वीक तक आप देखेंगे, और बिहार की पॉलिटिक्स एकदम से फिर अलग डायनेमिक्स, एक अलग रूप ले लेगी, उसका डायनेमिक्स बदल जाएगा, और फिर हम तब बात कर रहे होंगे कि आखिर ये टूट क्यों हुई, किसके वजह से हुई, और नीतीश कुमार कहां फेल हो गए बार बार सांसदों के साथ और विधायकों के साथ मीटिंग करने के बावजूद। क्या वो इतने आत्ममुग्ध थे कि उन्हें बिहार में जो कहते हैं ना कि रिटन ऑन द वॉल, दीवार पे लिखी हुई चीज उन्हें दिख नहीं रही थी? ये क्यों नहीं दिखी? शराब तो बिहार में बंद है, पता नहीं क्या नशा है, क्या है, सत्ता का ही नशा होगा, ये भी एक तो नशा ही है। जो भी नशा है, दिखी कुछ दीवार पे लिखा हुआ है सर, वो दिख नहीं रहा है। जी। और ये जो पर्दे के पीछे से तमाम चर्चाएं चल रही थी हरिवंश के जरिए, नीतीश फिर वापसी चाहते थे, तो क्या मान लिया जाए कि अब फाइनली भाजपा नेतृत्व ने उनको झटका दे दिया है, उनको कह दिया है कि नहीं, अब आपकी वापसी संभव नहीं है? बिल्कुल, ये पूर्ण विराम लग गया है नीतीश कुमार पे। नीतीश कुमार को लगा था कि बिहार में मैं जब चाहे किसी के पास जा सकता हूं, वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब ये चीज उन्हें समझना चाहिए था, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का एटीट्यूड भी, कि एक मौका दिया था उन्होंने, वो आपके पास इसलिए नहीं गया था, और मौका बड़ा दिल करके दिखाया। 17-17 लोकसभा में सीटें दे दी, आपको विधानसभा में बराबर की सीटें दे दी, और फिर भी आप उनके न हुए, और कम सीट आने के बावजूद आपको मुख्यमंत्री बनाया। तो ये सब कुछ होने के बावजूद नीतीश कुमार
बिहार के साथ तो छल किए, बीजेपी के साथ भी किए, अब उसी का परिणाम उनके सामने आने वाला है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, जुड़ने के लिए और ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम।